हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 जनवरी के करेंट अफेयर्स और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है आप लोगों के लिए जो थोड़ी देर बाद मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डे के ऊपर। तो 4 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे। वर्ल्ड ब्रेल डे हर साल 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसकी अगर पीछे की कहानी को अगर हम समझें तो हर साल 4 जनवरी को हम ब्रेल डे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि आज के दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है लुईस ब्रेल की। लुईस ब्रेल ने ही ब्रेल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम 1829 में, 1829 में, और उसके बाद फिर इसे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ के द्वारा अडॉप्ट भी कर लिया गया था। यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किया था 2018 में, 2018 में इन्होंने डिसाइड किया कि हर साल जो है लुईस ब्रेल की बर्थ एनिवर्सरी पर हम ब्रेल डे सेलिब्रेट करेंगे और पहली बार इस दिन को 2019 में सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, इतनी चीजें। तो ब्रेल डे 4 जनवरी को मनाया जाता है। आपको मैंने कुछ समय पहले बताया था कि परचम की आपकी जो टीम है वो आप लोगों के लिए मैगजीन तैयार कर रही है। जैसे कि दूसरी मैगजीन आती है ना करेंट अफेयर्स की, वैसे ही मैगजीन हमने भी तैयार की है, ईयर बुक 2023 एडिशन, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक के सारे का सारा जो सीए है, इंपॉर्टेंट सीए कंपाइल्ड फॉर्म में आपको कवर किया जाएगा। जिसमें जो कंटेंट आपको दिया जाएगा उसमें आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट्स होंगी, अवार्ड, बुक एंड ऑथर, ऑबिचुरीज, स्टेट न्यूज़, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ होगी, इंडेक्स एंड रैंकिंग होंगी, गवर्नमेंट की जो भी स्कीम हुई है या रिन्यू हुई है, रिवाइज हुई है वो होगा, बैंकिंग सेक्टर की जो भी इंफॉर्मेशन है, आरबीआई की मॉनेटरी अपडेटेड पॉलिसी के साथ, डिफेंस और स्पोर्ट्स की न्यूज़। तो ऐसी सारी न्यूज़ के साथ आप लोगों के लिए ईयर बुक तैयार की गई है परचम की टीम के द्वारा, जिसको 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे, 10 जनवरी को क्या होता है, वर्ल्ड हिंदी डे होता है। तो 10 जनवरी को ये पुस्तक आप लोगों के लिए लॉन्च की जाएगी, इस मैगजीन को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा अपडेट के लिए कि इसका प्राइस क्या होगा, कैसे मिलेगी, कहाँ से परचेस कर सकते हैं, एटसेट्रा, तो उसके लिए आपको हमारे साथ बना रहना पड़ेगा। तो डेली 7 AM मैं करंट अफेयर्स लेकर आती हूँ और जो भी नए अपडेट्स होंगे वो मैं आपको यहीं पर अपडेट कर दूँगी। क्लियर है इतनी चीज़ें। अब अगर हम आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ के बारे में बात करते हैं तो आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, एप्लीकेशन से भी ले सकते हैं, और सबसे इजी जो वे है वो है हमारा टेलीग्राम। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे और टेलीग्राम से करंट अफेयर्स का पीडीएफ ले लेंगे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स हम देखेंगे, फिर स्टेट की न्यूज़ देखेंगे, डिफेंस न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ है, कई सारी चीज़ें आपको नया जानने को मिलेगा। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, स्टार्टिंग में ही मैं आपको दे रही हूँ। क्वेश्चन ऑफ द डे तो वीडियो के लास्ट में रहेगा ही, अभी एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। वो क्वेश्चन ये है कि योयो टेस्ट का रिलेशन किस स्पोर्ट से है, किस गेम से इसका रिलेशन है, आप हमको कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ओके। तो हम बात करते हैं 78 नंबर के ग्रैंड मास्टर के बारे में। कौस्तुभ चैटर्जी वेस्ट बंगाल कोलकाता से बिलोंग करते हैं और भारत के 78 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, रिसेंटली MPL 59th नेशनल सीनियर चेस चैंपियनशिप हुई थी नई दिल्ली में और वो चैंपियनशिप इन्होंने जीती, जिसके बाद इनको ग्रैंड मास्टर का टाइटल दिया गया। तो भारत के कौस्तुभ चैटर्जी जो कि वेस्ट बंगाल कोलकाता से बिलोंग करते हैं 78 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, अगर हम 77 नंबर के ग्रैंड मास्टर के बारे में बात करें तो आदित्य मित्तल। 76 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन थे, प्रणव आनंद। और पहले नंबर के जो ग्रैंड मास्टर थे वो थे विश्वनाथन आनंद। 1988 में इन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया था। तो कौस्तुभ चैटर्जी का नाम, इसके अलावा आदित्य मित्तल और प्रणव आनंद, इन सभी ग्रैंड मास्टर्स का नाम आपको याद रखना है, 78, 77 एंड 76। चलिए, अब आप लोगों ने मैथिली ठाकुर, बहुत अच्छा गाना गाती हैं, इनके कई सारे भजन यूट्यूब पर और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोगों ने डेफिनेटली सुने होंगे। ठीक है, मैथिली ठाकुर जो है वो बिहार से बिलोंग करती हैं, इसलिए बिहार में अपकमिंग जो इलेक्शन होने वाले हैं उसके लिए बिहार स्टेट आइकन मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट मैथिली ठाकुर एज बिहार स्टेट आइकन। चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। ठीक है, इतनी चीज़ें जो कि अवेयरनेस क्रिएट करने का काम करेंगी वोटर्स के प्रति कि वो जाएं और अपकमिंग इलेक्शन में अपना वोट, अपना मतदान करें।
मैथिली ठाकुर का जन्म मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में हुआ है और ये एक ट्रेंड क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक गाती हैं, ठीक है। रिसेंटली इन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार ऑफ द संगीत नाटक अकादमी फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू द फोक म्यूजिक ऑफ बिहार फॉर 2021 चुना गया था। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इन्हें 2021 के लिए चुना भी गया था, ठीक। अगली बात करते हैं हम 17वें नंबर के प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में। तो 17th नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस 8 से लेकर 10 जनवरी के बीच में मध्य प्रदेश के इंदौर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है, अब जो हमारे डायस्पोरा है या जो NRI पर्सनस हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेशों में रहते हैं और वहाँ विदेशों में रह के भारत की प्रतिभा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए काम करते हैं, भारत की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, भारतीय लोगों की मदद करते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर प्रवासी भारतीय सम्मान दिया जाता है। क्या दिया जाता है? प्रवासी भारतीय सम्मान दिया जाता है। और ये प्रवासी भारतीय सम्मान जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस के दिन दिया जाता है, जिसको NRI डे भी बोलते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट नेम्स 27 ओवरसीज इंडियन फॉर 2023 प्रवासी भारतीय सम्मान। तो सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 27 नामों की सूची जारी की गई है। 27 पर्सन्स के नाम बताए गए हैं जिनको हाईएस्ट जो सम्मान होता है ओवरसीज इंडियन के लिए, वो प्रवासी भारतीय सम्मान प्रवासी भारतीय दिवस पे दिया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस पर ये जो प्रवासी भारतीय सम्मान है वो द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा दिया जाएगा। और ये 17वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस है, जिसको इंदौर मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। अब इसकी थीम क्या है? तो डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल, ये थीम है। अब एक और नया फैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि चीफ गेस्ट कौन होंगे। चीफ गेस्ट इस साल प्रवासी भारतीय दिवस के लिए प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना मोहम्मद इरफान अली होंगे। कौन होंगे? मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली जो हैं, इन्हें चीफ गेस्ट भी बनाया गया है। साथ ही साथ मोहम्मद इरफान अली को प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया जाएगा। तो दोनों बात याद रखना है। पूछा जा सकता है कि किस देश के राष्ट्रपति को इस साल का प्रवासी भारतीय सम्मान मिला, तो गुयाना के राष्ट्रपति को प्रवासी भारतीय सम्मान मिला, जिनका नाम है मोहम्मद इरफान अली, और यही इस सम्मान समारोह के चीफ गेस्ट भी होंगे। इसके अलावा कुछ और नाम जो निकल के सामने आते हैं, उनमें से कुछ नाम हम देख लेते हैं, जैसे कि कैनेडियन साइंटिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर वैकुंठम अय्यर, ठीक है। इन्होंने जो ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम को हॉस्पिटल में, रूरल एरियाज़ में इंडिया के अच्छा करने में काम किया, स्पॉन्सर किया था, इसलिए इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर इंडो कैनेडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन 2019 भी मिला था। तो डॉक्टर वैकुंठम अय्यर जो हैं, उनको इस साल प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं, पोलैंड में रहने वाले एक गोवा के व्यक्ति हैं जो पोलैंड में निवास करते, तभी तो इनको NRI बोला जा रहा है, अमित कैलाश चंद्रा। तो इन्होंने क्या किया था, जो यूक्रेन और रशिया का भी जो डिस्प्यूट चल रहे थे, आपको पता है, तो बहुत सारे इंडियंस यूक्रेन में फंसे हुए थे, तो उन इंडियंस को यूक्रेन से पोलैंड लाने में इन्होंने मदद की थी, इसलिए इन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान देने की बात की गई है, ठीक है। तो कुछ नाम हैं, आप इन्हें याद रखेंगे, क्योंकि 27 अवार्डीज हैं, तो इनके नाम, सारे के नाम याद रखना आपको ज़रूरी नहीं है। अगली बात करते हैं, कैप्टन शिवा चौहान बिकम द फर्स्ट वीमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉय इन सियाचिन। तो कैप्टन शिवा चौहान जो है वो पहली महिला बन चुकी हैं सक्रिय रूप से जिन्हें सियाचिन ग्लेशियर में तैनात किया जा रहा है, ठीक है। तो कैप्टन शिवा चौहान बिकम द फर्स्ट वीमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉय एट द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इन द कुमार पोस्ट ऑन द सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो काराकोरम रेंज का हिस्सा है। पहली चीज़, ये लगभग 75 किलोमीटर लंबा है, जो कि सेकेंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर है इन द वर्ल्ड। तो सियाचिन ग्लेशियर सेकेंड नंबर का नॉन पोलर लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है, काराकोरम रेंज में आपको देखने को मिलेगा। तो पहला कौन सा है? तो पहला आपको तजाकिस्तान में देखने को मिलेगा, फेटचेंको ग्लेशियर, ठीक है। तो ये जो सियाचिन ग्लेशियर का कुमार पोस्ट है, वहां पर शिवा चौहान को कमीशन किया गया है, डिप्लॉय किया गया और पहली महिला बन गई हैं जो कि सियाचिन ग्लेशियर के इस पोस्ट पे बैटल ग्राउंड में तैनात की गई हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, पीएम मोदी टू इनॉग्रेट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज ऑन जनवरी 13 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी
दुनिया की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज को लॉन्च करेंगे। और किस नदी पर ये रिवर क्रूज चलेगी? तो कई सारी नदियां हैं, कई सारी नदियों की ट्रिब्यूटरीज है, जिनमें इंपॉर्टेंट है गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी, एंड ब्रह्मपुत्रा एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज पे ये आपकी पूरी क्रूज चलेगी। ठीक है, जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज होगी। लगभग 4000 किलोमीटर के डिस्टेंस को ये कवर करने वाली है। ठीक है, आप यहाँ पे पूरा रास्ता इसका देख सकते हैं। ये जो रास्ता दिख रहा है, इतना रास्ता तो बांग्लादेश का है ना। ढाका से आप देख रहे हैं, ये पूरा रास्ता कहाँ का है? बांग्लादेश का है। और बांग्लादेश में ये 1100 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेगी ये क्रूज। उसके बाद यहाँ देखेंगे आप कोलकाता आएगी, और कोलकाता फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए बेसिकली ये पूरी कहानी कहाँ जाने वाली है? आपके प्रयागराज तक जाने वाली है। पीएम मोदी टू लॉन्च वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज फ्रॉम वाराणसी टू असम ऑन 13 जनवरी। तो वाराणसी से, सॉरी प्रयागराज नहीं, वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक की पूरी क्रूज चलेगी। और 1100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ढाका में कवर किया जाएगा, मतलब बांग्लादेश में कवर किया जाएगा। 13 जनवरी को इसको लॉन्च किया जाएगा। दिस विल बी द सिंगल लार्जेस्ट रिवर जर्नी बाय द सिंगल रिवर शिप इन द वर्ल्ड। और इस क्रूज का जो नाम रखा गया है वो है गंगा विलास क्रूज, जो कि 4000 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेगी और 27 रिवर सिस्टम से गुजरेगी, जिसमें गंगा, भागीरथी, हुगली, ब्रह्मपुत्रा ये कुछ नदियां शामिल हैं। और 50 दिन में ये अपनी यात्रा कंप्लीट करेगी और कई सारे स्पॉट्स पे रुकेगी, जैसे कि गंगा आरती वगैरह है, जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है वहां पर भी इसे रोका जाएगा। बांग्लादेश में 1100 किलोमीटर कवर करेगी, जैसा कि मैंने कहा है। और कहाँ से कहाँ चलेगी? वाराणसी से असम तक, असम के डिब्रूगढ़ तक चलने वाली है। ठीक है, दिस विल बी पॉसिबल अंडर द इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट। ये जो पूरा रूट है ये इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट है, जिसके अंतर्गत ट्रेड चैनल दोनों देशों के बीच में, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर पर आते हैं, उसके लिए मंजूरी दी गई थी। अब इस क्रूज को ऑपरेट कौन करेगा? कोई ना कोई तो इसे ऑपरेट करेगा। टिकट के चार्जेस हैं और सब कुछ है ना। जैसे कि IRCTC है, हमको रेलवे का टिकट करना होता है तो हम IRCTC से करते हैं, वैसे इसे कौन मेंटेन करने वाला है? सो वाराणसी डिब्रूगढ़ क्रूज जो है वो PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो है उस पर काम करेगी। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है अंतारा लग्जरी रिवर क्रूज एंड JM वॉक्सी रिवर क्रूज के साथ। और ये दोनों जो प्राइवेट एजेंसीज हैं यही मिलकर डिसाइड करेंगे कि इसकी टिकट वगैरह क्या होगी, जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे कौन है? सर्वनंदा सोनोवाल जी हैं, जो कि असम से रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सचेंज लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर असेट एंड प्रिजन इन मिन्स। देखिएगा, 1988 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि बहुत सारी वॉर्स जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई। 1965 की वॉर थी, फिर आपने बांग्लादेश लिबरेशन के लिए वॉर की गई, राइट। तो उसके बाद अब दोनों देश जो हैं वो, आपने पता है कि 1974 में पोखरण टेस्ट भी हो गया। अब पोखरण टेस्ट हो गया, मतलब हम भी न्यूक्लियर कैपेबल हो गए हैं। और उसके बाद ही कुछ समय बाद जो है 1981 के आसपास जो है वो पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया। अब दोनों देश जो है वो न्यूक्लियर पावर है। तो ऐसे केस में अगर कोई भी न्यूक्लियर हथियारों का उपयोग करता है तो दोनों देशों के लिए खतरा है। इसलिए 1988 में एक एग्रीमेंट किया गया और इस एग्रीमेंट में कहा गया कि दोनों देश जो उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन फैसिलिटी है उसकी अपडेटेड लिस्ट एक दूसरे के साथ 1 जनवरी को जो है वो शेयर करेंगे। 1 जनवरी को शेयर करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडिया और पाकिस्तान exchange the list of nuclear installation and facility as per the 1988 agreement। इसके अलावा अगर इस एग्रीमेंट के बारे में थोड़ी सी बात करें तो 1991 में इस एग्रीमेंट को रेटिफाई किया गया था और 1992 से ये एग्रीमेंट जो है वो इफेक्ट में है। और 1992 से ही हम क्या कर रहे हैं, जो एक्सचेंज कर रहे हैं न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटी दोनों देशों के बीच में। और ये 32 नंबर का भी एक्सचेंज हुआ है इन्फॉर्मेशन का। इसके अलावा 2008 में एक और डील साइन की गई थी कि आपके यहाँ, मतलब पाकिस्तान में जितने भी इंडियन प्रिजन में है, कैदी हैं, चाहे वो सिविलियन हो या फिर फिशरमैन हो, उनका डेटा आप हमें शेयर करो और हमारे यहाँ पे जितने पाकिस्तानी कैदी हैं उनका डेटा हम आपको शेयर करेंगे। तो ये एग्रीमेंट भी 2008 में हुआ था। सो ऑन दिस डे बोथ द कंट्री ऑल्सो एक्सचेंज अ लिस्ट ऑफ प्रिजन्स हेल्ड ईच अदर्स प्रिजन्स विच इंक्लूड सिविलियन, डिफेंस पर्सनल एंड फिशरमैन। तो पाकिस्तान ने जो लिस्ट शेयर की है उसमें 7
605 डिटेन इंडियन है, जिनमें से 51 सिविलियंस है एंड द 654 फिशरमैन है। इंडिया ने जो लिस्ट शेयर की है उसमें से 435 पाकिस्तानी कस्टडी में है, जिनमें से 339 सिविलियन है, 95 फिशरमैन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम बात करने वाले हैं दो फेस्टिवल के बारे में। पहला है यहाँ पर इमोइनु इरत्पा फेस्टिवल, और ये फेस्टिवल यहाँ पे आप देखेंगे मोइनु मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है ये फेस्टिवल? मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। मणिपुर की जो मिताई कम्युनिटी है, कौन सी कम्युनिटी पाई जाती है मणिपुर में? तो मिताई कम्युनिटी के द्वारा मणिपुर में हर साल इमोइनु इरप्ता फेस्टिवल उत्सव मनाया जाता है। और इस दिन किसकी पूजा की जाती है या उत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं तो किसकी यहाँ पे वर्शिप की जाएगी? तो गॉडेस ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी है ना, उनकी यहाँ पे वर्शिप की जाती है। दे रिगार्ड द इम्यूनिटू गॉडेस एज अ गॉडेस ऑफ वेल्थ एंड द प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो मणिपुर में ये फेस्टिवल मनाया जाता है और मिताई कम्युनिटी के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, सीआरपीएफ सेलिब्रेटेड जशन ए चिल्लाई कलन विथ स्टूडेंट इन श्रीनगर। तो सीआरपीएफ ने श्रीनगर में छात्रों के साथ जशन ए चिल्लाई कलम मनाया। बेसिकली जो विंटर होता है, और अभी जो चल रहा है वो विंटर का पीक चल रहा है, राइट। ठंडी ठंडी लहरें चल रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, स्नोफॉल का समय है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है। तो ये जो 40 दिन होते हैं विंटर सीजन के, बहुत एक्सट्रीम ठंड होती है, जिसको आप चिल्लाई कलन कहते हैं। चिल, एकदम चिल, ठीक है ना, तो चिल्लाई कलन। तो जशन ए चिल्लाई कलन कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? श्रीनगर में, उनके श्रीनगर के स्टूडेंट्स के द्वारा, सीआरपीएफ के द्वारा सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, सीआरपीएफ के द्वारा सेलिब्रेट किया गया, और इसमें कई सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं, जैसे कि बैडमिंटन है, डिबेट, ड्राइंग, सिंगिंग एटसेट्रा। The program gives them an environment to participate and learn new things. नेक्स्ट बात करते हैं इस ब्रिज के बारे में। दिखाई दे रहा है एक ब्रिज आपको? इस ब्रिज का नाम है, ये पहली चीज़ तो ये ब्रिज जो है ना वो स्टील से बना हुआ है, और दूसरा इस ब्रिज का नाम है शियोम ब्रिज। शियोम ब्रिज इस ब्रिज का नाम है। कहाँ पर बनाया गया है इसे बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? एपी, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, इतनी चीजें। सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेट्स स्टील आर्च शियोम ब्रिज। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा स्टील आर्च शियोम ब्रिज का उद्घाटन किया गया। ये शियोम ब्रिज जो है वो 100 मीटर का है। कितना है? 100 मीटर का है, और सियांग डिस्ट्रिक्ट में है। शियोम ब्रिज कहाँ पर है? सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। और ये ब्रिज एक ओपन ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है इंडिया और चाइना बॉर्डर के लिए। ठीक है ना, जिसको तैयार किसने किया है? बीआरओ के द्वारा इसे तैयार किया गया है। बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अगर अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करते तो ईस्टर्न मोस्ट रीजन है हमारे देश का। ठीक है, और जिसे लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। अब आप कहेंगे बहुत से लोग जापान है, वो तो बिल्कुल है, लेकिन अगर हम भारत के रिस्पेक्ट में बात करें तो हमारे लिए तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज आएगा। ठीक है ना, तो क्योंकि आपको पता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो सनराइज का डिफरेंस होता है वो 2 आवर्स का होता है। तो लैंड ऑफ राइजिंग सन अरुणाचल प्रदेश को कहेंगे। अरुणाचल प्रदेश की जो बाउंड्री है वो चाइना, म्यांमार और भूटान के साथ शेयर होती है। पहले इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था, फिर इसका नाम बाद में अरुणाचल प्रदेश किया गया 1972 में, और इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, और फिर 1987 में इसको स्टेट का दर्जा दिया गया, स्टेटहुड। ठीक है, गवर्नर ऑफ द स्टेट कौन है? रिटायर्ड ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा है, और प्रेमा खांडू यहाँ पर जो है वो चीफ मिनिस्टर है। कैपिटल ईटानगर है। नेक्स्ट है ममता बनर्जी लॉन्च न्यू कैंपेन दिधीर सुरक्षा कवच। तो ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की सीएम है, इन्होंने 2 नए कैंपेन्स की या 2 नए प्रोग्राम्स की शुरुआत की है। 2 नए प्रोग्राम्स को शुरू किया है। पहला प्रोग्राम है दिधीर सुरक्षा कवच, और दूसरा है दिधीर दूत। ठीक है, तो दिधीर सुरक्षा कवच और दिधीर दूत किसके प्रोग्राम है? तो ये वेस्ट बंगाल के हैं। अब पहली बात करते हैं दिधीर सुरक्षा कवच। इसके अंतर्गत जो 15 राज्य में जो 15 अलग अलग स्कीम्स चल रही हैं, हाउसिंग की, हेल्थ, एनवायरनमेंट, फूड, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सोशल सिक्योरिटी, इनकम, उनके बारे में अवेयरनेस दिलाना, उनके बारे में, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म में सारी स्कीम्स आपको अवेलेबल हो। ठीक है, उसके लिए। और दिधीर दूत जो है, अगर आपको कोई परेशानी है ना, अगर आप अपनी प्रॉब्लम को रजिस्टर करना चाहते हैं मोबाइल के ज़रिए, तो आप दिधीर दूत के ज़रिए एप्लीकेशन में अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। 11 जनवरी को इन दोनों प्रोग्राम्स को लॉन्च किया जाएगा वेस्ट बंगाल में, वहाँ की सीएम ममता बनर्जी के द्वारा। ओके,
हैदराबाद टू बिकम इंडिया फर्स्ट सिटी विथ 100% सीवेज फैसिलिटी बाय मई 2023। हैदराबाद मई 2023 तक 100% सीवरेज सुविधाओं वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट है तेलंगाना में, उनके द्वारा कहा गया है कि हैदराबाद जो सिटी है वो भारत की पहली ऐसी सिटी बन जाएगी जिसमें 100% सीवरेज फैसिलिटी होगी मई 2023 तक। इसके लिए 31 जो नए STP मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को लगाया गया है, जिसकी टोटल कॉस्ट 3,866 करोड़ रुपीस है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना के बारे में, तो के चंद्रशेखर राव है और गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन है। स्मार्ट प्रोग्राम लॉन्च्ड फॉर आयुर्वेदा प्रोफेशनल्स। तो स्मार्ट प्रोग्राम, तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है, पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि स्मार्ट प्रोग्राम किसके लिए, कौन से प्रोफेशनल्स के लिए लॉन्च किया गया है, तो आयुर्वेदा प्रोफेशनल्स के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग एंड प्रोफेशनल्स। नाम से समझ में आ रहा है कि आयुर्वेदा की फील्ड में रिसर्च करने, टीचिंग प्रोफेशनल्स की मदद करने के लिए इस पोर्टल को शुरू किया जा रहा है। रिफर टू स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल्स। ठीक है। द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा, इन दोनों के द्वारा मिलकर स्मार्ट प्रोग्राम को आयुर्वेदा प्रोफेशनल्स के लिए लॉन्च किया जा रहा है। और इसे लॉन्च किसने किया है, तो लॉन्च इसे किया है विद्याजनंत द्विपुजारी ने, जो कि चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के। चलिए, अब दो न्यूज़ हैं जो कि इंटरनेशनल न्यूज़ हैं, उन पे हम चर्चा करते हैं, उसके बाद सेशन को ख़त्म करेंगे आपके रिवीजन क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहले है क्रोशिया एडॉप्ट्स यूरो, एंटर बॉर्डरलेस यूरोप क्लब। तो क्रोशिया ने जो है, क्रोशिया कहाँ है, आप अगर देखेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट में जो बाल्कन कंट्रीज होती है ना, तो बाल्कन कंट्रीज में भी हम मैप देखते हैं, क्रोशिया आपको देखने को मिलेगा। और क्रोशिया ने अपनी करेंसी जो है वो यूरो ज्वाइन कर ली है, यूरो अडॉप्ट कर ली है और यूरोपियन क्लब में ये शामिल हो गया है। ठीक है। तो क्रोशिया हैज अडॉप्टेड द यूरो एज इट्स करेंसी which is effect from the 1st Jan 2023 and become the 20th member of Eurozone। 20th member of Eurozone। तो आप सोच रहे होंगे यूरोजोन क्या है, तो ऐसे देश जो ऐसा यूरोपियन मतलब यूरोप में ऐसी कंट्रीज जो यूरो को अपनी करेंसी मानती, तो वो देशों का एक जो पूरा समूह है वो यूरो एरिया या यूरोजोन कहलाता है। क्रोशिया जो है यूरोपियन यूनियन में 2013 में एंटर किया था। इट बिकम द 27th कंट्री टू ज्वाइन द शेंगन एरिया। अभी शेंगन एरिया क्या होता है, यूरो एरिया तो आपको क्लियर है, अभी शेंगन एरिया क्या होता है, तो 27 जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो अगर आप इसमें शामिल होते हैं तो आपके यहाँ पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं, वो इन यूरोपियन कंट्रीज के किसी भी देश में आसानी से घूम सकते हैं, जा सकते हैं विदाउट स्पेशल फॉर्मेलिटीज़, है ना। इसके लिए आपको अलग से कोई पासपोर्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ों को कोई डॉक्यूमेंटेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। आप अगर इस एरिया में आते हैं, शेंगन एरिया में शामिल होते हैं, तो आपके देश के लोग, स्टूडेंट्स जो हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज़ में 27 यूरोपियन कंट्री में आसानी से घूम सकते हैं। तो शेंगन एरिया इट्स एन एरिया दैट कंप्राइजेज 27 यूरोपियन कंट्री दैट हैव abolished all passport and border control at their respective mutual border. Free movement of person enable every European Union citizen to travel, work and live in a European Union countries without special formalities। तो ये खास बात यहाँ पर हो जाती है। अब देखेंगे क्रोशिया, तो जैसे कि मैंने कहा था यूरोप कॉन्टिनेंट में ये जो है ये बाल्कन देश कहलाते हैं ना, बाल्कन कंट्री कहलाती है, और बाल्कन कंट्री में आपको यहीं पे ये क्रोशिया देखने को मिलेगा, बाल्कन पेनिनसुला में। ठीक है ना। अब यूरो इसकी करेंसी हो चुकी है, ये बात तो आपको पता चल ही गई है, और इसकी कैपिटल जो है वो ज़ैग्रेब है। नेक्स्ट, चाइना बिकम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया एंड द सेकेंड इन द वर्ल्ड टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन। तो चीन हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाली एशिया की पहली और भारत की दूसरी नंबर की कंट्री बन गई है, क्योंकि पहले नंबर पे जो हाइड्रोजन पावर जो ट्रेन शुरू की थी, इंट्रोड्यूस की थी, वो जर्मनी ने की थी। किसने की थी, वो जर्मनी ने की थी। और सेकेंड नंबर पे अब चाइना बन गया है, एशिया का पहला और वर्ल्ड का दूसरा। तो चाइना बिकम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया एंड द सेकेंड इन द वर्ल्ड टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर ट्रेन, क्योंकि पहली कंट्री जर्मनी थी जिसने सितंबर 2022 में इंट्रोड्यूस की थी हाइड्रोजन पावर ट्रेन।
अब ये जो ट्रेन है इसको CRRC कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि चाइना की एक कंपनी है, उसने तैयार किया है, जिसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर होगी और ये चल सकती है विदाउट रिफ्यूलिंग फॉर 600 किलोमीटर। अब हाइड्रोजन पावर ट्रेन क्या होती है? तो हाइड्रोजन फ्यूचर फ्यूल कहलाता है। ऐसी ट्रेन जिसमें आप एज अ फ्यूल हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। जब ये बर्न होता है तो केवल एक पानी रिलीज करता है, वाटर रिलीज करता है, जिसको ट्रेन से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये या कोई भी ग्रीन हाउस गैसेस को ये जो है वो इमिट नहीं करता है। द हाइड्रोजन फ्यूल सेल यूजेज हाइड्रोजन एंड एयर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। द कॉम्बिनेशन ऑफ एयर एंड द हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट विच विल बी रिलीज बाय द ट्रेन। ठीक है, अब इंडिया का क्या स्टेटस है? तो इंडिया चाहता है कि उसका नेट कार्बन एमिशन जो है 0 हो जाए 2070 तक। तो भारत कब लॉन्च करने वाला है हाइड्रोजन ट्रेन? तो हमारे जो रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा है कि भारत तैयार कर रहा है मेड इन इंडिया हाइड्रोजन ट्रेन और 2023 तक जो है दिसंबर 2023 तक भारत भी अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च कर देगा, ऐसी बात बताई जा रही है। क्लियर है? सो ये आज के हमारे क्वेश्चंस थे। अब बात कर लेते हैं, हमने जो भी आज की हेडलाइंस थी उनको समराइज कर लेते हैं। सारी हेडलाइंस का एक बार क्विक रिवीजन हम देख लेंगे, जिससे नोट्स प्रिपेयर करने में आप लोगों को काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो सबसे पहले हमने बात की थी कौस्तुभ चटर्जी। कौस्तुभ चटर्जी भारत के 78 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, जो कि वेस्ट बंगाल कोलकाता से थे। क्लियर। सेकेंड है, इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन बनाया गया है। गवर्नमेंट के द्वारा 27 लोगों के नामों की सूची बनाई गई है जिन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान दिया जाएगा प्रवासी भारतीय दिवस पे, और ये 17वें नंबर का एडिशन है, जिसको इंदौर मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जा रहा है। चाइना बिकम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया एंड द सेकेंड इन द वर्ल्ड टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर ट्रेन। चाइना एशिया की पहली कंट्री और वर्ल्ड की सेकेंड नंबर की कंट्री बन गई जिसने हाइड्रोजन पावर ट्रेन को शुरू किया, क्योंकि पहले नंबर की जो कंट्री थी वो जर्मनी थी। नेक्स्ट है, कैप्टन शिवा चौहान बिकम द फर्स्ट वीमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉय इन द सियाचिन, और सियाचिन जो है वो काराकोरम रेंज में आपको मिलेगा। पीएम मोदी टू लॉन्च वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज फ्रॉम वाराणसी टू असम ऑन 13 जनवरी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर क्रूज को लॉन्च करने वाले हैं 13 जनवरी को, जो कि वाराणसी से असम तक चलेगी, जिसमें से 1100 किलोमीटर का डिस्टेंस बांग्लादेश में कवर किया जाएगा। इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सचेंज लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर असेट इन द प्रेजेंट इन्वेंट्स। तो यहाँ पे 1988 के एग्रीमेंट के अंतर्गत दोनों देशों ने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी की इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज किया, और हर साल 1 जनवरी को इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। ये लगातार 32 नंबर का ईयर है जब ये दोनों देश अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इमोइनु इरथपा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड अक्रॉस मणिपुर। तो मणिपुर की जो मिताई कम्युनिटी उनके द्वारा ये फेस्टिवल मनाया जाता है। CRPF सेलिब्रेटेड जश्न-ए-चिल्लाई कलन with the Srinagar students. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड स्टील आर्क श्योम ब्रिज। तो श्योम ब्रिज को लॉन्च किया जो कि 100 मीटर का है और अरुणाचल प्रदेश में है। क्रोशिया एडॉप्ट यूरो। तो यूरो करेंसी के रूप में क्रोशिया ने अडॉप्ट किया है। हैदराबाद टू बिकम इंडिया फर्स्ट सिटी विद 100% सीवरेज फैसिलिटी बाय द May 2023। ममता बनर्जी के द्वारा 2 नए कैंपेन शुरू किए गए हैं, जिनमें से एक है दिधिर सुरक्षा कवच और दूसरा है दिधिर दूत। तो ये आज की हमारी कुछ न्यूज़ थे जो मैंने डिस्कस की है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट आपके MCQs के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, द ईयर 2023 इज बीइंग ऑब्जर्व ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ द। तो 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, मिलेट्स मोटे अनाज बाजरा वगैरह, ऑप्शन डी। Union Home and Corporation Minister Amit Shah has laid the foundation stone of Central Detective Training Institute CDDI at which state? तो CDDI की 6वें नंबर की यूनिट जो है उसको कर्नाटका में इनॉग्रेट किया है। ठीक है, पहली यूनिट कोलकाता में बनी थी 1958 में। इसके अलावा हैदराबाद, चंडीगढ़, जयपुर, गाजियाबाद में भी CDDI की सेटअप्स हैं। Which armed force has celebrated जश्न-ए-चिल्लाई कलन with student in श्रीनगर? तो किसने सेलिब्रेट किया है? CRPF ने। ठीक है ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंडिया हैज assumed the presidency of plenary of Wassenaar arrangement for how many years फ्रॉम द 1 जनवरी? तो भारत के पास वासेनार व्यवस्था का अधिवेशन की अध्यक्षता आई है 1 जनवरी से। कितने समय के लिए? तो 1 साल के लिए। कितने समय के लिए? तो 1 साल के लिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बनता है कि वासेनार अरेंजमेंट को भारत ने कब ज्वाइन किया था और कितनी कंट्रीज हैं? तो मैं आपको थोड़ी सी बातें कर देती हूँ कि वासेनार अरेंजमेंट वासेनार नीदरलैंड में साइन किया गया था 1996 में। भारत ने इसे 2017 में जो है ज्वाइन किया था एज अ 42 कंट्री। तो अभी वासेनार अरेंजमेंट में 42 नेशन ही है।
ठीक है, इंडिया के पास 1 साल के लिए प्रेसिडेंसी आई जो कि 1 जनवरी 2023 से शुरू कर दी गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे आयरलैंड के एम्बेसडर के द्वारा इंडिया के जो चेयरमैनशिप ट्रांसफ़र की गई है इंडियन एम्बेसडर को, जिनका नाम है जयदीप मजूमदार। हमने इसको शॉर्ट में इसलिए बताया क्योंकि पहले भी मैं इसके बारे में डिस्कशन कर चुकी हूँ। Which of the following has launched Utkarsh 2.0, the second phase of central bank medium-term strategy for strengthening regulatory and supervisory mechanism? तो उत्कर्ष 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, जबकि इसका जो पहला वर्जन था वो 2019-20 में लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा सुजोय लॉल थाउसेन। Option B is the right answer. Who has joined the Saudi Arabian club Al Nassr on the 2.5 year contract? तो 2.5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए सऊदी अरेबियन क्लब अल नसार को किसने ज्वाइन किया है? तो हमारे जो फुटबॉलर है रोनाल्डो, उन्होंने ज्वाइन किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पोर्चुगल टीम के कप्तान है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उन्होंने 2.5 साल के लिए सऊदी अरेबियन क्लब अल नसार को ज्वाइन किया है। ग्लोबल फैमिली डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हर साल 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फॉर्मर पोप बेनेडिक्स पास्ड अवे रिसेंटली, तो ये किस नंबर के पोप थे? तो आंसर हो जाएगा 16th। ठीक है ना, मतलब फॉर्मर वो बेनेडिक्स 16th इनका पूरा नाम है। ओके, ऑप्शन बी। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। हु हैज एज्यूम्ड कमांड फॉर द इंडियन एयरफोर्स वेस्टर्न एयर कमांड रिसेंटली? इस प्रश्न का आंसर आप हमें देंगे कि हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान किसने संभाली है। साथ ही साथ जो वेस्टर्न एयर कमांड है उसका हेड ऑफिस कहाँ है। अगर ये जानकारी आपको मैंने दी थी, आपको याद है, तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। और वीडियो की स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आपसे पूछा था उस प्रश्न का आंसर भी आप हमें कमेंट पे देंगे। क्लियर है। इसके अलावा आप सभी को पता है कि एसएससी कोर्स अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे। आप इस कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको पूजा 10 कोड का यूज़ करना है, जिससे आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एंड बाय बाय।